नहीं बेटा, अगर आपको याद हो कल मदर थोड़ी सी क्लास कल मेरे टाइम में ना जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो 4:45 का चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि टाइम हमारा 4:30 बजे तक का है। तो वैसे अब मैं आपको बता के पहले ही कि हमारी क्लास सम टाइम टेक्स्ट की कोई 10-15 मिनट ऊपर हो जाया करेगी, लेकिन इतना नहीं कि वो जैसे कल हुआ। कल मुझे लग रहा था कि शायद हमारा टाइम है ही 4:45। तो वो उससे जब वो मैंने देखा वो कोई तकरीबन 50-55 मिनट हुए, तो मैंने कहा कोई नहीं 5 मिनट और। जबकि ऑलरेडी आप मुझे पता चला कि भाई बहुत लेट से क्या। ये सिर्फ मेरे बच्चे इसी महीने में होगा। इंशाल्लाह जुलाई में ये क्लास हमारी, ये क्लास पहले आ जाएगी। जो भी आप टाइम सारे मशवरा करके जो बताएंगे ना इंशाल्लाह, तो जो भी टाइम बताएंगे इंशाल्लाह इन दो क्लासेस के अलावा जो बी लॉ सी लॉ, वही टाइम इंशाल्लाह हम इसका रख लेंगे, जो मुनासिब टाइम देके, ताकि आपको पता है कि 45 से 50 क्लासेस हैं इसकी टोटल। तो उसी में हमने कवर करना। और एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ की बाल की खाल नहीं उतारनी। समझ आ गई? वो उस चीज को करने के काबिल हो गए आप, वो मोर मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी चीज से लेके एक दो सवाल कर लिए वो काफी है। ज्यादा कर लोगे आपकी मेहनत है, मेहनत जाया नहीं जाती, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना लाजमी करना है आपने। ये जरा थोड़ा सा माइंड बना के रखिएगा, क्योंकि जो भी हो फास्ट टैग का जरा थोड़ा सा इंप्रेशन होता है कि टाइम उतना नहीं होता है जैसे नॉर्मल होता है। जैसे बाकी क्लास सिलेबस मोर देन हाफ हो गए हुए हैं, जो चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ ही इसको तकरीबन खत्म करना है। इसलिए मेरे बच्चे थोड़ा सा इसमें मार्जिन रखिएगा कि शायद हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना कर पाए, लेकिन हर चीज का एक सवाल लाजमी करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 सवाल हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि किसी पूरे के पूरे उसके। नहीं बेटा, याद करने कल हमने स्टेटस डिस्कस किया था कि भाई टैक्स पे करना है रेजिडेंट ने और नॉन रेजिडेंट में भी। लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ये जो रेजिडेंट होगा उसका स्कोप ऑफ जो टैक्स होगा वो कैसे कवर होगा। जो रेजिडेंट होगा उसने किस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। उसने पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी और फॉरेन सोर्स ऑफ, देखो ये सोर्स ऑफ इनकम दो नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान के किसी सोर्स से आपने कमाई हो, और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, जो बाहर के किसी सोर्स से आपने कमाई हो। और कौन से सोर्स होंगे, वही जो पाकिस्तान में है। क्या है, बाहर भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई नौकरी हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है। अगर वो पाकिस्तान के सोर्स से पाकिस्तान सोर्स से इनकम, अगर बाहर के किसी सोर्स से कमाए तो फॉरेन सोर्स। अगर ये ना हो कि बाहर का कोई सोर्स ला के पाकिस्तान से कमा रहे हो, मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी बाहर से इंपोर्ट किया है उससे कमा रहा हूँ, तो शायद फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। नहीं मेरे बच्चे, जो बाहर से ही कमाओगे जाके बाहर किसी और मुल्क में। नहीं बेटा, तो ये तो हमें पता चल गया सर, पाक जो रेजिडेंट होगा। अच्छा, नेशनल और रेजिडेंट में फर्क है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल और रेजिडेंट में फर्क है। एक बंदा पाकिस्तानी नेशनल है लेकिन रेजिडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा ठहरे नहीं है। वो पाकिस्तानी, लेकिन वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है। और हो सकता है कि एक बंदा रेजिडेंट हो लेकिन नेशनल ना हो। है कोई बाहर से कोई बंदा आके पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा ठहर गया, है वो अफगानी, लेकिन पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा ठहरा, तो हमारे लिए क्या है, रेजिडेंट है लेकिन नेशनल नहीं है। तो याद रखना इन दोनों का आपस में कंफ्यूज ना कीजिएगा सर, रेजिडेंट और नेशनल में क्या फर्क है। इन दोनों में बहुत फर्क है। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंट का स्टेटस। भाई कैसे पता चलेगा कि सर कोई बंदा रेजिडेंट, यानी कि हमने पर्सन की ये डिस्कस किया था कि कोई पर्सन कब रेजिडेंट होगा। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई पर्सन को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पर्सन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो मेरे बच्चे इंडिविजुअल, एक कंपनी, और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। याद करें मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इंडिविजुअल का स्टेटस आपने चेक करना हो रेजिडेंट है कि नहीं, उसके लिए हमने डिस्कस किया था उसको पाकिस्तान में कितने दिन रखना पड़ेगा, एटलीस्ट। अच्छा, कम से कम 83 दिन है, 183 दिन याद रखिएगा। अगर 182 डेज हो कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। 183 डेज आर मोर है, ये नहीं कि मोर देन 182। अगर कोई बंदा ये बोलेगा ना पाकिस्तान में मोर देन 182 डेज रुके, तो इसका मतलब चले ये अल्फाज वो भी सही होंगे। मोर देन 182 डेज वो भी पक्की बात है, वो कितने बनेंगे, 183 ही बनेंगे। लेकिन वो कहेगा 182 डेज आर मोर, वो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि 183 डेज ये कम से कम है। तो और दूसरा मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, ये जो 183 डेज आपने काउंट करने थे, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने डिस्कस किया था। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि सबसे पहले एक तो पाकिस्तान में जो अराइवल और डिपार्चर, अराइवल और डिपार्चर का मामला हमने डिस्कस किया था। जिस तारीख में आपकी अराइवल होगी, वो चाहे उस दिन के चाहे 1 सेकंड रह गया हो, वो आपका पूरा दिन काउंट होगा। और जब आप डिपार्चर हो, चाहे वो आप सुबह सुबह ही उस दिन शुरू हुए, अभी सेकंड हुआ था, आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वो भी पूरा दिन काउंट होगा।
फिर अगर आपको याद हो, आपने हमने डिस्कस किया था, अगर आप पाकिस्तान में किसी किसी मकसद के तहत आए हैं और वो मकसद अभी शुरू ही ना हुआ हो, कोई एक्टिविटी थी, कोई बिजनेस एक्टिविटी थी जिसको करने के लिए आप पाकिस्तान में आए थे, देखो बिजनेस एक्टिविटी इंटरप्ट है, वो अभी नहीं हुई, कहीं से अप्रूवल नहीं मिली या वो नहीं हो पा रहा काम, और आप वहां यहाँ पे वेले बैठे हो, हमें इससे कोई लेना देना वैसे भी मेरे को सादी सी बात है। खुद सोचो, जब वो पाकिस्तान में एंटर हुआ था, हमने वो दिन भी काउंट कर लिया था इसके अलावा अगर वो पाकिस्तान में बैठ के जो मर्जी कर रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना, उसके सारे ही दिन काउंट होने हैं सादा अल्फाज में। कुछ छोड़ा ही नहीं हमने मेरे बच्चे अगर छोड़ा तो क्या छोड़ा था बोला? इन ट्रांजिट वाला, इन ट्रांजिट वाला। तो मेरे बच्चे याद कर, लेकिन वो रूल्स पेपर में तो लिखने हैं ना आपने क्या? एक तो सुबह के मेरे बच्चे बोल बोल के ना यकीन कर लो, अल्लाह ही जानता है, 8 बजे का शुरू हुआ हूँ और इसी तरह, और बात का ये हर हर ऐसे ऐसे करके देखता हूँ, इनमें आवाज आ रही है, पता नहीं बंद किए होते हैं, नहीं तो दिल करता है इसको लगा लूं और थोड़ा सा आवाज कम रख लूं आहिस्ता बोलूं सही चलता है काम, जब तेज बोलता हूं फिर दिक्कत होती है। खैर वापस आओ मेरे बच्चे, आप पेपर में तो रूल्स पूछेगा ना मेरे बच्चे, आप ये थोड़ी कहोगे भाई हमने सर ने कहा था पाकिस्तान में आ गया तो बस आ गया है, सारे दिन गौन हो गए तो रौला मुक्का, क्या इस तरह आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं नहीं, वो सारे रूल्स लिख रहे हैं भाई, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, उसके बाद पाकिस्तान में आया किसी एक्टिविटी के लिए और एक्टिविटी वो स्टॉप्ड है, वो नहीं कर पा रहा काम, या वो बीमार पड़ गया किसी मकसद के लिए आया था, है वो हॉस्पिटल में पड़ा हो, हमने कहा था खुदा ना खासा हॉस्पिटल में पड़ा हो, कोमे में पड़ा हो, होश ही ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। या कोई हड़तालें होगी हो, यहाँ पे किसी मकसद के लिए आया था, हड़तालों की वजह से वो काम नहीं कर पाया, भाई जो मर्जी हो, जिस वजह से मर्जी, क्या वो कहीं मान लो जिस मकसद के लिए आया था मकसद कंप्लीट हो गया, बस वो जाता जाता कह रहा था कि मैं जरा थोड़ा सा पाकिस्तान घूमना चाहता हूँ, हमने कहा था घूम ले भैया, लेकिन ये तीन भी बीच में कौन होंगे? हाँ, एक सिर्फ बीच में से जो इसी एक्सेप्शन थी, वो थी अगर एक डे इन ट्रांजिट, कि वो ट्रांजिट का मामला भी क्या था कि आप किसी और मुल्क से जहाज से उड़े हो, या जहाज ही नहीं, चाहे ट्रेन से हो, कोई भी हो किसी और मुल्क से किसी और मुल्क जा रहे हो, सिर्फ रास्ते में उस वजह से स्टे हुआ है कि आपका वो बस जिसको कहते हैं ना एक स्टॉप आया था पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान में रुकना आपका मकसद नहीं था, बस उस जहाज का स्टॉप था, तो इसलिए मेरे बच्चे अगर पाकिस्तान में रुके हों इन ट्रांजिट की वजह से, वो दिन काउंट नहीं। याद रखोगे इस बात को? और मेरे बच्चे जरा बताइएगा, कंपनी कब रेजिडेंट होगी? जितनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट कंपनी सारी रेजिडेंट होती, गवर्नमेंट रेजिडेंट है, कोई भी हो, वो फॉरेन हो या पाकिस्तानी हो। उसके अलावा अगर कोई कंपनी मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो और उस कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल पाकिस्तान में एक साल में किसी भी टाइम पर, किसी भी लम्हे, चाहे वो एक एक लम्हे के लिए ही क्यों ना आए, एक साल के अंदर एक लम्हे के लिए, तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, अगर कंप्लीट होली पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ हो तो फिर वो क्या होगा? फिर वो रेजिडेंट होगा। अगर पार्शल, तो फिर वो नहीं होगा। फिर हमने डिस्कस किया था एओपी में, जरा देखिएगा ये दोनों ही थी, अगर एओपी का मैनेजमेंट और कंट्रोल पाकिस्तान में साल के दौरान होली और पार्शली पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ हो, तो फिर वो मेरे बच्चे वो तब भी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी, उसका पार्शियल आना भी रेजिडेंट स्टेटस के लिए काफी है। ऐसे था मेरे बच्चे। ले बेटा, अब इस इन बातों को दिमाग में रखिएगा, कोई ऐसी लाइन जो आप चाहते हो सर वो रिपीट कर दें? चलें, आई कैप का सवाल देखिएगा मेरे बच्चे, कैलकुलेटर होंगे ना आप लोगों के पास? नहीं बेटा, सबसे पहले तो देखिएगा सवाल नंबर 1, कहता है कि स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम द स्पेशल टू नॉर्मल। प्रोविजंस बतानी है, स्टेट करनी, मतलब जिस तरह है उसके अंदर लिखी हुई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, उसी तरह अपने अल्फाजों में आपने बयान करनी है। तो मेरे बच्चे बताओ, अगर हम स्पेशल से नॉर्मल की तरफ चेंज करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोविंस थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की? क्या रिक्वायरमेंट थी? आपको इन राइटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, किसके पास? कमिश्नर के पास। और उस इन राइटिंग जब अप्लाई करोगे उसमें होगा क्या? कंपेलिंग नीड होगी, और इस बेस पे वो क्या कर देगा? आपको इजाजत दे देगा। और जब इजाजत देगा मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, वो चाहे तो क्या कर सकता है, उसको विड्रॉ भी कर सकता है बाद में, लेकिन जब विड्रॉ करेगा डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्ड आपको देगा। उसके बाद अगर वो इनकार कर दे, हम बोर्ड को अप्लाई करें, और फिर बोर्ड का डिसीजन जो भी होगा, ये बातें मेरे बच्चे अगर आप लिख दो तो ये 2 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बेटा उसके बाद ये जरा देखिएगा, कहता है कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
जीन फ्रांसिसो बोल लो यार, जो भी है, फ्रांकस है, पता नहीं जो भी है, फ्रांसिस बोल लो। ये क्या है? जीन फ्रांसिस, ए फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। ये फ्रांसिस साहब क्या हैं? ये पाकिस्तान में आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 1 जुलाई। अच्छा देखिएगा मेरे बच्चे, पाकिस्तान में कहां से कहां तक स्टे किया इसने? 1 जुलाई 2008 से लेके, सॉरी 10 जुलाई, 10 जुलाई 2008 से लेके 25 जनवरी, फरवरी फरवरी 2009। ठीक हो गया मेरे बच्चे? जरा देख लेते हैं इसमें। कहता है कि डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जैन फ्रांसिस फॉर टैक्स ईयर 2009, टैक्स ईयर 2009, टैक्स ईयर 2009, अज्यूमिंग दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर। अब अभी ये बात रहने दो, ये अगली अभी रहने दो, फिलहाल यहीं पे सिर्फ रुक जाओ। उसने बोला है कि टैक्स ईयर 2009 के लिए इसका जरा रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो। ये पाकिस्तान में कब आया? 10 जुलाई को। और कब तक है? 25 फरवरी 2009 तक। तो टैक्स ईयर 2009 नॉर्मल, ये कहां से कहां तक होगा? देखो सिर्फ ये बताएगा, आगे आपको खुद ही पता होना चाहिए ये कहां से कहां तक। मैं ये कह दूं, ये 1 जुलाई 2008 से लेके 30 जून 2009 तक था। इसी को मेरे बच्चे हम टैक्स ईयर 2009 बोलेंगे ना, जो 30 जून 2009 का एंड हो रहा हो, जो नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2009 का एंड हो रहा हो, हमारे लिए वही क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर है। ऐसे मेरे बच्चे, तो अब जरा बताइएगा टैक्स ईयर 2009 के लिए आपने उसका क्या बताना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। ये टैक्स ईयर 2009 कहां से शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई। अच्छा, ये जुलाई से पहले आया होता हमारे किसी काम का, ये 1 जुलाई 2008 से पहले आया हो, चाहे पिछले 10 सालों से रह रहा हो हमारे किसी काम का, हमने याद है हमने डिस्कस किया था, हर टैक्स ईयर के लिए आपने उसको डिटरमिन करना है कि ये रेजिडेंट है या नहीं। अब मेरे बच्चे जरा मुझे बताइएगा, जरा कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले ये आया कब है पाकिस्तान में? 10 जुलाई 2000। ये तो पता चल गया कि 1 जुलाई 2008 से इसका टाइम शुरू हो जाना था, लेकिन ये आया ही कब है? 10 जुलाई को, और 2008 को ही, 10 जुलाई 2008 को ही आ गया। इसका मतलब मुझे बताओ, मेरे जुलाई कितने दिनों का होता है मेरा? तो 10 भी बीच में काउंट होगा कि नहीं? 10 को आ गया है, उसने कहा कि उसकी राइवल क्या थी? 10 जुलाई। इसका मतलब 10 जुलाई भी बीच में ऐड होगा। उसके बाद पक्की बात है, देख लेना। या आप कह रहे हो तो मैं मान रहा हूं, और इसमें एक दिन की भी कमी बेशी हुई ना, सत्यानाश हो जाना। अगर मैं ये, चलो मान लो मैं कहूँ 10 जुलाई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यहां तक रुकोगे, निशान लगा दो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे ही काउंट करने हैं। और ये ना कहना सर शर्म आएगी, सर ऐसे थोड़ी है भाई, शर्म आएगी खुदा ना खासा पेपर लुढ़क गया तो उससे ज्यादा शर्म आएगी है। तो वहां पे सुकून से तसल्ली से, कोई नहीं आपको देख रहा हो, जो बंदा ऐसे कर रहा होगा बल्कि अगला देख रहा होगा, इसको समझ है पूरी कॉन्सेप्ट की कि कौन से दिन काउंट करने हैं, कौन से नहीं करने। लो बेटा, जुलाई के महीने के, लो बेटा जरा देखिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जुलाई के कितने दिन हो गए? 22। अप्रैल तो पूरा ही है यहाँ पे, सॉरी सॉरी अप्रैल, ए से मैंने कहा पता नहीं अप्रैल, सॉरी अगस्त, अगस्त तो पूरा ना मेरे बच्चे यहाँ पे कितने दिन? पक्की बात है, अप्रैल 31 का ही होता है ना, 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। वो चार 4 सालों बाद कौन सा आता है? 28 वाला, जो 29 वाला, वो 4 साल बाद आता है, फिर 28 ही रखिएगा। अच्छा ये भी आपको पता नहीं वो लीप ईयर कब आएगा? हाँ ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा वो गया इस महीने में, तो वापस आओ भैया। ले बेटा, कहता कि उसने पाकिस्तान को कब छोड़ा है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी वाला दिन काउंट होगा कि नहीं बीच में? वो तो होगा। तो इसका मतलब क्या, वो फरवरी के 25 दिन, बाकी वहां पे है ही नहीं। अब मेरे बच्चे जरा मुझे बताओ ये दिन कितने निकले टोटल? देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं 231, बताओ 183 डेज से मोर हैं या कम है? तो मैं कह दूं रेजिडेंट है।
अब मेरे बच्चे जरा वो लाइनें जो हमने नीचे खत्म की थी अब उनको साथ मिला के पढ़िए, क्योंकि आई क्या आप देखो सिर्फ 3 नंबर हैं और खुदा ने खासा बच्चों को देखो कितना बड़ा धोखा दिया उसने। 2 नंबर है 3, वो हो सत्यानाश। चले खैर वापस आओ। कहता है कि अज्यूमिंग दैट, लेकिन आपने अज्यूम क्या करना, टैक्स ईयर 2009 है, डिटरमिन टैक्स ईयर 2009 के लिए ही करना है, लेकिन अज्यूम दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर। यानी कि उसको कमिश्नर ने क्या रखा है कि सर आप क्या कर लो, आप कैलेंडर ईयर को यूज कर लो एज ए स्पेशल टैक्स ईयर। तो आपका जो टैक्स ईयर होगा पाकिस्तान में वो कौन सा है, कैलेंडर ईयर है। तो अब आपने उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना उसके टैक्स ईयर के लिहाज से देखना है, अपने नहीं। और उसका टैक्स ईयर कौन सा है, स्पेशल टैक्स ईयर। और वो कहां से कहां तक होगा, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब आपने उसने सिर्फ ऊपर बताया टैक्स ईयर 2009 के, मुझे बताओ कि टैक्स ईयर 2009 कैलेंडर ईयर के लिहाज से ये टाइम कहां से कहां तक होगा बल 21 को। हाँ बिल्कुल, साल भी बताओ आगे। 2000, खुदा का खौफ करो। नहीं जरा इनको सही तो कर ले मेरे बच्चे, इनकी बेशर्मी खत्म कर ले। अब देखो मेरे बच्चे, 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009, ये जो टैक्स ईयर होगा स्पेशल टैक्स ईयर, इसको किससे डिनोट करें। इसके बाद जो 30 जून आएगा जिस कैलेंडर ईयर में आ रहा होगा, तो वो कौन सा होगा, 2010। वो तो मेरे बच्चे टैक्स ईयर 2010 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स ईयर 2009 है वो कहां से कहां तक होगा, 1 जनवरी 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक, ये टैक्स ईयर 2009 है। याद रखोगे इस बात को, फिर किसी को कोई दिक्कत हुई है इसमें तो इसका मतलब वो मेरे बच्चे उसका बोल देना, और आगे ये चीजें आपने खुद समझनी है थोड़ी सी हिम्मत करके। अगर वो टैक्स ईयर मान लो इसी 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 एग्जांपल में वो बोल देता कि टैक्स ईयर 2015 के लिए बताओ, तो कहां से कहां तक होना था, स्पेशल टैक्स ईयर अलाउड कर रखा है उसको कैलेंडर ईयर, और टैक्स ईयर 2015 के लिए बनाओ 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक। क्या रखोगे इसको, ले बेटा जरा इस लिहाज से अब देखिए। हम मेरे बच्चे यहाँ पे जो दिन लिखने हैं वो हमने कैलेंडर ईयर वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ले बेटा जरा देखिएगा, ये आया कब है पाकिस्तान में, 10 जुलाई 2008 को। क्या जनवरी में था, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आ गया 22 दिन। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्यों जनवरी को क्या हुआ, ओ कैलेंडर ईयर, और कहाँ तक एंड हो जाना था। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिसंबर तक हमने देखना है, जनवरी का इसमें कोई रौला। अगर इनको इनको जमा कर दो मेरे बच्चों, 175। क्या ये रेजिडेंट है, नहीं। याद रखोगे इस बात को मेरे, चलो आओ जरा। कहता क्या 1 दिसंबर 2000, वही 1 दिसंबर, हाँ 1 दिसंबर 2006 ब्रूस ली was appointed by Chinese company as a technical director for Pakistan। वो चाइनी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं बड़े सालों से, आपको पता है बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। तो उस उन्होंने चाइना ने किसी ब्रूस ली को किसी टेक्निकल मामला के लिए यहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंट किया है। कब बोला, 1 जनवरी 2000, सॉरी 1 दिसंबर 2006 को। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा देखो, अपॉइंट उसको उस वक्त किया है, लेकिन हमने उसकी अपॉइंटमेंट से दिन थोड़ी काउंट करने हैं। हम तो ये देखेंगे वो पाकिस्तान की सरहदों में कब एंटर हुआ है, हम वहां से उसको काउंट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका नीचे रिक्वायरमेंट पढ़िएगा ताकि हमें पता चल जाए। कहता है इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड लेटर रूल्स देयर अंडर। रूल्स क्या थे, वो जो आने जाने के वो दिन जो हमने काउंट किए थे वो रूल्स थे। और जो प्रोविजंस क्या थी, वो जो ऊपर सिर्फ उसने बताया था पाकिस्तान में किसी इंडिविजुअल के रेजिडेंट होने के लिए उसको पाकिस्तान में कितना सा रुकना पड़ेगा, 183 दिन। वो ऑर्डिनेंस ने बताया था 183 दिन या उससे ज्यादा, जबकि हमारे रूल्स ने बताया था फिर वो 183 दिन आपने काउंट कैसे करने हैं। इसलिए उसने दोनों कवर कर दिए कि ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत मुझे बताओ कि देयर अंडर कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द ब्रूसली फॉर द टैक्स ईयर 2000। क्या यहाँ पे उसने बोला कि ये जो कहीं पे हमने इसको स्पेशल टैक्स दिया है, टैक्स ईयर दिया है फलाना फलाना, तो टैक्स ईयर 2007 का मतलब क्या है, 1 जुलाई 2006 से लेके 30 जून 2007। याद रखोगे इसको।
अब मेरे बच्चे अगर हम यहाँ पे लिख लें 1 जुलाई 2007 से लेके, ओ यार एक तो पता नहीं मुझसे ये गलती क्यों होती है, लेकिन आप लोग अच्छे ऐसे ही बताते रहना मेरे बच्चे, ये गलतियां होती रहेगी मेरी तरफ से, आपने बताते रहना। बड़े खुश हुए होंगे आप, ठीक हो गया सर हम बताएंगे, ठीक हो गया। 30 जून 2007, और ये टैक्स ईयर क्या बनेगा बोला? 2007। लो बेटा, अब जरा देखिएगा हमारा टाइम कहाँ से शुरू है? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक हो गया मेरे बच्चे। अब तो देखो पाकिस्तान में अराइवल कब हुई है उसकी? 15 दिसंबर 2006। तो हमारा शुरू कब हुआ था? 1 जुलाई 2006 को, ऐसे ही ना मेरे बच्चे? 1 जुलाई 2006 को शुरू हुआ। और ये आया कब है? अच्छा बताओ, जुलाई 2006 में ये पाकिस्तान में था? जुलाई अगस्त में था, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ गया। 15 दिसंबर को आया है। पक्की बात है ना? 15, ये दिन भी काउंट करना बीच में जब आ गया। अब आप बोल रहे हो 17 दिन है, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे उसके बाद जनवरी, नेक्स्ट भी तो देखते बाकी तो चीजें पढ़िएगा, देखिए। ज्वाइंट ऑफिस इन पाकिस्तान, 20 को उसने ऑफिस को ज्वाइन किया। और विजिट टू दुबई ऑन ए ऑफिशियल ट्रिप, 21 से लेकर 30 मार्च उसने क्या किया है? ऑफिशियल ट्रिप पे गया है वो, 21 से लेके 30 मार्च तक। अच्छा ये यहाँ पे एक रौला पड़ना, 21 को वो हम यही अज्यूम करेंगे, 21 को वो गया है और 30 को है। नहीं वो मैं अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जब दुबई वो तो अभी हम देखेंगे ना, ये तो दिन हम निकालेंगे बीच में से। जब ये जो दिन है ये हम क्या करेंगे? निकालेंगे। लेकिन हम देख ये रहे हैं 21 और 30 वाला दिन वो पाकिस्तान में काउंट होगा या नहीं। देखो हम यही अजम्पशन नीचे हम उसको बता भी सकते हैं कि हमने उससे आपके इन अल्फाजों से विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप, इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, वैसे तो एक्सक्लूड भी है, कि थोड़ा थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग मामला। हम कह सकते हैं हो सकता है कि वो वहां पे जो रहा है वो 21 से 30 रहा है। शायद यहाँ से गया कब होगा? वो 20 को गया होगा और 31 मार्च को वापस आया होगा। उसका जो विजिट था वहां पे वो शायद क्या था? वो 21 से 30 था। है ये जरा थोड़ा सा पंगा, लेकिन अब आप जरा थोड़ी सी अजम्पशन भी इसमें ले सकते हो इस मामले में। ये है मार्जिन होता है हमारे टैक्स में, याद रखिएगा इस तरह का मार्जिन आप थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये दिन उस ये अल्फाजों को थोड़ी बताया हमें, थोड़ी सी अंग्रेजी है? चले खैर, ले बेटा जरा दोबारा वापस आओ। दिसंबर के कितने दिन हुए? अच्छा एक और भी बीच में देख लो, विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस, अप्रैल में कुछ मामला होगा, मार्च और अप्रैल इन दोनों में हमें रुकना होगा, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद विजिट टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्सनल ट्रिप, जून में। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी? उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 महीनों में रुक के आपने तो थोड़ा सा उन दिनों को देखना है कि ये क्या करना है। नहीं बेटा जरा देखिएगा, जनवरी तो पूरा यहीं पे। अच्छा इससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा कि उसने 20 को ज्वाइन किया, अराइवल से काउंट करना शुरू कर देना है, चाहे वो अब ये 5 दिन वो वेला बैठा रहा, हमें इसको कोई लेना देना नहीं है। तो जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, मार्च में अब देखिएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन। लेकिन देखो 21 को निकालो और 30 को निकालो, हम यही समझेंगे जो 21 को गया और 30 को वापस आया, अज्यूम कर लो। आप अजम्पशन क्या ले रहे हो? 21 को गया और 30 को वापस आ गया, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो कितने दिन? 8 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? मार्च के दिन कितने थे? 31। इसमें से कितने निकालोगे? 31 में से 8 हमने क्या किया? निकाल दिए। बाकी तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एहतियातन 23 दिन। उसके बाद अप्रैल, विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशन, 12 से 21। तो 12 और 21 के अलावा बीच वाले दिन निकाल लो उसको। तो अप्रैल होता कितने दिनों का है? लेस कितने करोगे? अगेन यहाँ पे भी 8 ही, तो कितने हैं?
22, मई, जून। और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में जहाँ पे मर्जी घूमे फिरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं भाई। पाकिस्तान में आप फिरो जहाँ पे मर्जी, नॉर्दर्न एरिया में छुट्टियां मनाओ, जिधर मर्जी जाओ। तो जून के कितने दिन रख कीजिएगा मेरे बच्चे हिसाब था। देख लो, सिर्फ एक दिन से काम रहेगा। लेकिन ऊपर जो आपने अजम्पशन लिया उसको जरा थोड़ा सा वो ध्यान में रखिएगा, अजम्पशन ना भी लो, बस इसी तरह आपने कैलकुलेशन दिमाग में रख लेनी है कि ये जो यहाँ पे बता रहा होगा कि वो विजिट है फलाने मुल्क का, उसका इस तारीख से लेके उस तारीख तक हम यही अज्यूम कर लिया करेंगे कि जिस तारीख, ये जो तारीख लिखी है, जैसे कहाँ से कहाँ विजिट है, 21 से 30, तो 21 उसका डे ऑफ डिपार्चर है और 30 दोबारा डे ऑफ अराइवल है। हम यही अज्यूम कर लिया करेंगे मेरे बच्चों से। क्या रखोगे इसमें? तो एक दिन का सिर्फ रौला था, अगर यही डिपार्चर डिपोर्चर के मामला कुछ और हो तो ये रेजिडेंट बन जाए। लेकिन फिलहाल ये क्या बन रहा है, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसकी बाहर की इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर द टैक्स ईयर 2003। टैक्स ईयर क्या है, और टैक्स ईयर क्या है, दी हुई है ना। अब बताओ ये कहां से कहां तक होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे ये टैक्स ईयर देखना है, किसके लिए आपने डिटरमिन करना है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये कहां से कहां तक होगा। तो बताओ कहां से कहां तक होगा। 1 जुलाई 2002 से लेके 30 जून 2003 तक। अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, मिस्टर आर प्रोसीडर टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2002 को। तो हमारा कब शुरू हो रहा बड़ा, जुलाई 2002 को, ऐसे ही चले खैर। 2002 को, टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज न्यू जॉब, ही विजिटेड कराची फ्रॉम, अच्छा पहले ऊपर उधर पढ़ लो, ऊपर ये ऊपर तो पढ़ लिया ना हमने, ठीक हो गया। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 2003 टू 24 जून 2003 फॉर प्रेजेंटिंग ए पेपर इन ए सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वाज कैंसल्ड। लो भैया, और ये हर एक लहदा सब बंदों की लहदा लहदा बताना आप। मिस्टर आर प्रोसीड टू सऊदी अरेबिया, कब गया बोला वहां पे, अगर ये दिसंबर 2002 में गया था, हमारा साल कब शुरू हुआ था बोला, जुलाई 2002, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। लो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 24 दिसंबर 2002 से पहले ये कहाँ पे था, पाकिस्तान में। हम ये कह सकते हैं कि सर ये 1 जुलाई से यहाँ पाकिस्तान में ही था, तो जुलाई 31 पाकिस्तान में था ना ये, गया है कब है, ये दिसंबर के मिड में गया। चले वो 20 दिसंबर, कब गया, 24 दिसंबर को। चले वहां पे देख लेते हैं, इसका मतलब दिसंबर के जरा थोड़े से दिन रुक के देखेंगे बेटा। जुलाई 31, अगस्त, अब मेरे बच्चे बताओ, 24, तो 24 तारीख को गया तो वो भी दिन काउंट होगा, पक्की बात है। तो कितने दिन यहाँ पे ऐड होंगे, 24। अच्छा, वो पाकिस्तान में दोबारा कब आया, अब बताओ, जनवरी में है पाकिस्तान में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आया पाकिस्तान में कब बोला, 20 से 24 जून। तो ये कितने दिन बनेंगे, 20 वाला भी काउंट करना है, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन, 5 दिन। चलो भाई बताओ, देख लो फिर, सही काउंट कर रहे हो ना, पूरे पूरे दिन काउंट कर रहे हो। बताओ, 182 डेज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। सही काउंट कर रहे हो, ये ना समझना कि खुदा ना खासा गलत काउंट कर रहे हो, आप सही जा रहे हो।
यही है। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर के। देखो ऊपर उसने टैक्स ईयर पहले बता रखा है, ये टैक्स ईयर पक्का पक्का करके दिमाग में रखना है कि टैक्स ईयर कौन सा वाला जिसके लिए डिटरमिन करना है, टैक्स ईयर 2003, और ये शुरू होगा 1 जुलाई 2002 से लेके 30 जून 2003 तक। लिबर्टा कहता है कि मिस्टर के एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 years was posted to the पाकिस्तान मिशन इन जिनेवा फ्रॉम 1 अगस्त 2002 से लेके टू 30 जून 2003। मिस्टर के जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री में काम करता है पाकिस्तान की, उसको हमने पाकिस्तान के किसी मिशन पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किसी मिशन पर जिनेवा भेजा है, और भेजा कब उसको 1 अगस्त 2002 से लेके 30 जून 2003 को। क्यों रेजिडेंट होगा? क्या दिन काउंट करने की जरूरत है? नहीं। याद करें हमने डिस्कस किया था, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो रहे ही चाहे बाहर हैं, ये तो फिर कुछ अरसे के लिए गया वापस आ गया उस साल में, वो चाहे रहे ही उस पूरे साल में बाहर हो तो वो क्या होंगे? वो रेजिडेंट ही हों। तो मिस्टर क्या है, मिस्टर के क्या है? रेजिडेंट ही। और ये लॉ की वो प्रोविजन भी बता देनी है कि किस वजह से है। वो जो अभी हमने बोला है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे? वो रेजिडेंट ही कंसिडर, याद रखोगे। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ए एसोसिएट इज ए पार्टनरशिप फर्म। देखो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। एओपी and provide consultancy services in Pakistan as well as UK. The management and control of its affair is situated partially in UK and partially in Pakistan. क्यों रेजिडेंट है भाई? होल अब, और मैंने आपको बता दिया सिलसिले में, वैसे वो इस तरह के अल्फाज ही बोलेगा वहां पे, वो जो है ना हमारी इसके अंदर दिए हुए किताब के अंदर वही अल्फाज बोलेगा। ये नहीं, वो उम्मीद है कि आपको ये नहीं बोलेगा 3 डायरेक्टर आ गए 3 नहीं आए, उम्मीद है। लेकिन अगर बोल भी दे थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होते कौन लोग हैं? डायरेक्टर्स। सारे आ जाए तो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल आ गया, अगर कंपनी की बात है। और अगर मान लो कि कुछ आए फिर वो पार्शल हुआ। लेकिन अब मैंने बोला था एहतियातन कि मोस्टली वो वही अल्फाज यूज करेगा जो किताब में है। तो ये भी आपके सामने, चाहे ये गलती कोई पुराना सवाल है 2013 का है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी दोबारा पूछे तो अल्फाज यही, लेकिन चेंज भी कर सकते हैं। ये ना उस वक्त मुझे बदवाएं दे रहे हो, झोलियां उठा उठा के, सर ये क्या किया आपने। ले बेटा, तो मिस्टर एस ए नाइजेरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 28 फरवरी 2003। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 2003। 28 फरवरी 2003 को आया और 31 अगस्त 2003 को चला गया। अब मेरे बच्चे जरा देखो, हमारा जो साल है वो कहां से शुरू हो रहा है? जुलाई 2002, जुलाई अगस्त, ले बेटा, केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 28 फरवरी 2003 को आया। मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या वो जनवरी सॉरी जुलाई 2002 में था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आ गया 28 को आया। एक ही रख लें, एक ही रख लें, एक रख लें। तो बेटा मार्च था पाकिस्तान में 31 पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमने इस टैक्स ईयर के लिए डिटरमिन करना है। याद रखोगे इस बात को। चलो जरा करो लगा 100 100। अच्छा कई बच्चे वहां से निकल गए ना, चलो मान लो अगर वो जून जुलाई अगस्त, हमने कौन सा ऐड नहीं किया बोला इसमें? जुलाई और अगस्त, यानी कि 62 डेज। अगर इसमें 62 डेज मजीद ऐड कर दो तो कितने बनेंगे बोला? कई बच्चे बाहर निकल कर कहेंगे यार देखा, ये मिस्टर जो एस था ना, ये शुक्र है रेजिडेंट है। हो सकता है कोई बंदा पूरे पूरे काउंट करके देगा ना ईमानदारी के साथ, जहां जितने दिन पाकिस्तान में रुका, जबकि वो हमारे लिहाज से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगले जो 2 महीने थे वो इस टैक्स ईयर के नहीं थे। याद रखोगे इस बात को मेरे बच्चे। नहीं बेटा जरा देखिए,
कल इंशाल्लाह हम इसके जो रेट्स वगैरह वो अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन आज मेरे बच्चे, हमारा एक छोटा सा मकसद है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करनी है। उस डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज हमने डिस्कस करनी है, वो है पब्लिक कंपनी की। आपने कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी तो सुना होगा। और याद रखना कि जो टैक्स में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, इंटायरली डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर कोर्सेज। जैसे सी लॉ वगैरह में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेरे बच्चे बिल्कुल उससे ऑपोजिट कुछ और ही है। और जो यहाँ की दुनिया है आपने उसी तरह उसको याद करना है। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिक्कत भी होगी आपको। जैसे आज हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस कंपनी की डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ होगा है। अल्फाजों के कई ऐसी जगह हैं जहां पे आपको अल्फाजों के मतलब का पता होना जरूरी नहीं है। बस ये पता होना चाहिए ये चीज इसमें है, माजरत के साथ। ये भी आपने कुछ जगहों पे रखना है, क्योंकि अल्फाजों के मतलब आपसे पूछेगा नहीं वो उस तरह के। और ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में है। जो लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल हुआ हो, मतलब तो समझ, मैं तो बताऊंगा मतलब, लेकिन मैं सिर्फ वैसे आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं पे कुछ मतलब ऐसा हो जो आपको ना पता चल रहा हो, गोली मारो उस बात को, वो नहीं पूछेगा आपसे। निबड़े तो देखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की अगर हम बात करें, मेरे बच्चे आज थोड़ा सा हम टैक्सेबल इनकम तक पहले पहुंचेंगे। याद करें कल हमने डिस्कस किया था, कोई भी बंदा किस किस हेड से इनकम वो अर्न कर सकता है। कोई मिस्टर ए है मेरे बच्चे, इस मिस्टर ए की इनकम कहां कहां से आ सकती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेरे बच्चे याद है कल हमने डिस्कस किया था, वैसे थोड़ा सा हमें ये भी याद होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि हर हेड की इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस हेड की इनकम डिडक्ट करेंगे, बीच में से डिडक्शंस भी होंगी। उस हेड की इनकम कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया है, वो आप क्या करोगे, उसमें से डिडक्ट करोगे। जैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, कल हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस मान लो कि 1 लाख रुपया कमाई थी, वैसे बताया था ये हमारी इनकम है। अगर इस 1 लाख रुपया कमाने के ऊपर आपका खर्चा भी हुआ, उसके लफ्ज क्या होगा? डिडक्शंस। लफ्ज क्या बोलेंगे? डिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनके मतलब जब लिखेंगे बोलेंगे उनके मतलब चेंज होंगे। जैसे अगर हम कहेंगे कोई एक्सपेंस है, या तो उसको एक्सपेंस बोल दो या डिडक्शन बोल दो। ये एक्सपेंस या डिडक्शन क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम को कम करेंगे। एक्सपेंस और डिडक्शंस क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम को कम करेंगे। जैसे यहाँ हमारी जो डिडक्शन या एक्सपेंस हुआ 50,000 रुपए का, इसने किसको कम किया? इनकम फ्रॉम बिजनेस को कम किया, और वो कितनी रहेगी? 50,000। तो लफ्ज एक्सपेंस या डिडक्शन किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर इनकम को कम किया करेंगे। अब एक लफ्ज थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कुछ और बोलूंगा। अच्छा बेटा देखिएगा, ये जो जितनी इनकम आपने यहाँ से कमाई, चले यहाँ पे लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से 3 लाख रुपया कमाया आपने, यहाँ से 2 लाख रुपया कमाया आपने, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया कमाया, यहाँ पे 3.5 लाख रुपया कमाया, और यहाँ पे मेरे बच्चे 50,000 कमाए। इन सबको जब आपने जमा किया, अच्छा ये याद रखना, बैक एंड पे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, कल जो डिस्कस किया था थोड़ा सा, जब हमने ये टोटल इनकम निकाली थी, ये जब हमने टोटल इनकम निकाली थी, ये सारे हेड्स की इनकम को जमा किया था मेरे बच्चों। ये कितनी है वाला? 10 लाख रुपया। ये बोल रहे हो? 10 लाख पूरा बोल रहे हो? तो बोल दिया, चेक करो, कैलकुलेट करके बताओ। 10,50,000, 10 लाख पूरा है? वो तो लिख रही है, कुछ और है, वो बताओ। 5, ये 3.5 है नीचे, ये 3.5 है। 10 लाख ठीक हो गया, सही लिखा है ना? यार बोलो तो सही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। 10,50,000 ये हमारा क्या है? ये हमारी टोटल इनकम है। लेकिन ये टोटल इनकम जब हमने निकाली, क्या हर हेड की इनकम में से उसका खर्चा हमने लेस किया होगा? किया होगा ना। बैक एंड पे तो किया होगा, दिखाया नहीं, बस मैंने बोल तो रहा हूं ना। ये देख थोड़ा सा, ये देखते इस ख्यालों में हमने बिजनेस इनकम को यहाँ पे बनाया, ख्यालों में है। तो ये बिजनेस इनकम जब हमने वहां पे लिखी होगी, मान लो कितनी लिखी है बोला? 2 लाख रुपया। हमारी जो जो इनकम थी वो थी 3 लाख रुपया, और जो खर्चा था मेरे बच्चे वो था यहाँ पे 1 लाख रुपया। और यहाँ से उठ के कितना गया होगा वहां पे इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में? 2 लाख रुपया। ये हमने यहाँ पे रखा। इसी तरह हर हेड में से इनकम कैलकुलेट हुई हो, जहां से खर्चे लेस हो सकते हैं। पढ़ेंगे जब हर हेड को लेस लेना, हमें पता चल जाएगा कि इसमें से लेस हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। कहीं कुछ ऐसे भी होंगे जहां से कुछ खर्चा लेस ही नहीं हुआ करेगा, ये भी देखेंगे। तो बेटा इसके लिए लफ्ज क्या बोला करते थे? इन सारे हेड से इनकम इकट्ठी करने लफ्ज क्या बोलेंगे? टोटल इनकम।
अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, सर वो जो हम टैक्स रेट लगाएंगे क्या इस टोटल इनकम के ऊपर लगाया करेंगे? लॉ कहता नहीं, आपने जो टैक्स रेट लगाया करना वो लगाया करना टैक्सेबल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर टैक्स रेट लगाया करोगे? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो सर वो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? इसमें से टोटल इनकम में से कुछ चीजें हम लेस किया करेंगे, उस जो लेस किया करेंगे उसका नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। क्या नाम है उसका? डिडक्टेबल अलाउंस। वो मान लो कि वो है 1,50,000। ये मेरे बच्चे आप नेक्स्ट बताइएगा, ये कितनी अमाउंट आ गई? 9 लाख रुपया। ये हमारे लिए लफ्ज होगा टैक्सेबल इनकम। अब अगली बात जो मैंने अभी आपको बोला, अगर आज के बाद कहीं पे लफ्ज बोला जाए डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमेशा आपकी टोटल इनकम को कम किया करेंगे। ये जो अभी आपने टोटल इनकम लिखी थी इसको किसने कम किया? डिडक्टेबल अलाउंस। और जो डिडक्शंस होती हैं या एक्सपेंस होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, वो किसको लेस करते हैं? आपकी पर्टिकुलर हेड में जो इनकम होती है वो उसको कम करते हैं। और जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो किसको कम करते हैं? आपकी टोटल इनकम को। सादा अल्फाज में जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे आपकी टोटल इनकम में से लेस हुआ करेंगे, जो डिडक्शंस हुआ करेंगी किसी हेड की वो उसके पर्टिकुलर हेड में से ही लेस हुआ करेंगे। सीखेंगे वैसे ही, मैं अल्फाज थोड़े से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ये इसको कहते हैं, ये क्या है? ये टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर हम क्या किया करेंगे? रेट लगाया, वो हम देखेंगे। अब अगली बात आएगी, थोड़ी सी हमें बस बता दूं, सर ये डिडक्टेबल अलाउंसेस किसको बोलेंगे? सिर्फ 4 चीजों को डिडक्टेबल अलाउंस का है। इसमें कितनी चीजें आएंगी? सिर्फ 4 चीजें। जैसे मान लो कि इसमें एक ज़कात आया करेगी मेरे बच्चे। अगर आपने ज़कात भी पे की है तो यहाँ से डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लेस होगी, वो किसी पर्टिकुलर हेड में से लेस नहीं होगी। आपकी टोटल इनकम को ज़कात हमेशा क्या किया करेगी? आपकी टोटल इनकम को कम किया करेगी। इसी तरह मेरे बच्चे वर्कर्स वेलफेयर फंड होगा एक, वो हमारा डिडक्टेबल अलाउंस है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड होगा वो हमारा, या मेरे बच्चे कुछ एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गए, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अगर आज के बाद कोई बंदा आपसे पूछ रहा है, ये अभी आपके सिलेबस में है, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में इसको भी पढ़ेंगे, ये चारों को बस रीड करना है, इनमें कोई इस तरह की बात तो है नहीं, ज्यादातर वो ज़कात ही देता है। तो खैर मेरे बच्चे डिडक्टेबल अलाउंसेस किसको बोलते हैं वाला? 4 चीजों को डिडक्टेबल अलाउंस बोलते हैं। वो कौन कौन सी वाला? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। और ये जो आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे, ये किसको कम किया करेंगे? ये आपकी टोटल इनकम को कम किया करेंगे। ये कभी भी ऊपर से लेस नहीं होने। अगर आपने इनके मद में कहीं पे कुछ को किसी को कुछ पे भी कर रहे हो, तो मेरे बच्चे कहीं वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में कोई पैसे दे रहे हो, वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे दे रहे हो, ज़कात में पैसे दे रहे हो, एजुकेशन एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो अपने बच्चों के, तो मेरे बच्चे याद रखना ये जो खर्चे हैं किसी भी हेड में से लेस नहीं कर, बल्कि आपने पहले सारे हेड्स की इनकम को इकट्ठा कर लिया करना है, जहां जहां पे हो। जिसमें नहीं तो उसको छोड़ दो। है, मान लो कि इसमें से 2 हेड्स में आपका कुछ भी नहीं खाली पड़ा हुआ, तो उसको नाम लिखो, खाली छोड़ दो उसको, इट्स ओके। लेकिन जितने हेड्स में से इनकम हो सबको इकट्ठी की, उसमें से भी कुछ चीज लेस हुआ करेगी, वो क्या होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। सादा अल्फाज में कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ भाई टैक्सेबल इनकम क्या होती है? आप कहेंगे टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें तो उससे टैक्सेबल इनकम आती है। और फिर कोई बंदा पूछ ले, सर तो फिर बताओ टोटल इनकम क्या होगी? हम उसको बोलेंगे पांचों हेड से इनकम को जब इकट्ठा कर लें वो हमारी क्या होती है? टोटल इनकम। और जब पांचों हेड से हम इनकम इकट्ठी करते हैं, उन हेड्स के अंदर जो खर्चा होगा डेफिनेटली वो भी हमने लेस किया होगा। मैं सादा से वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी कल इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं बेटा, मेन मकसद आज कुछ आपको वो करवानी है, डेफिनेशंस। ये सारा आपने पढ़ लिया, पता चल गया ना कि हेड्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी हो सकता है, फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकता है। जो रेजिडेंट होगा उसकी इन दोनों में से कौन सी सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी? दोनों, यानी कि पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन भी। और जो नॉन रेजिडेंट होगा, हाँ, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो बेटा अभी हमने टोटल इनकम पढ़ी थी, क्या होती थी बोला? सारे हेड से इनकम इकट्ठी कर लें, नो डाउट उन पर्टिकुलर हेड में से आप खर्चे लेस करोगे, लेकिन उन खर्चों का नाम क्या होगा? डिडक्शंस। डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बोला मेरे बच्चे। अगर लफज डिडक्टेबल अलाउंस बोल दिया वो कहीं और चीज चली जाएगी, वो उन 4 के लिए लफज बोलेंगे हम। ये बाकी जो खर्चे होंगे उनके लिए लफज क्या बोला करेंगे? डिडक्शंस। जो डिडक्टेबल अलाउंस होगा वो इन सिर्फ 4 चीजों का नाम है, अज्यूम कर। क्या रखोगे इस बात को? कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ द पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर दैट टैक्स ईयर एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। डेफिनेटली मेरे जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसकी एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे।
यानी कि एक बंदा है वो ज़राअत से भी कमा रहा है और साथ वो बिजनेस से भी कमा रहा है, कोई और बिजनेस करके, तो उसकी जो टोटल इनकम में आएगी वो सिर्फ बिजनेस इनकम आएगी, ज़राअत वाली इनकम नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है, वो एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट इनकम को आपने टोटल इनकम में नहीं दिखाना, याद रखिएगा। एग्जेम्प्ट इनकम को आपने टोटल इनकम में नहीं दिखाना। टैक्स वालों को आपको टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया, पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर दैट। अच्छा अच्छा, वैसे अगर हम बताएं, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हमारी जो एग्जेम्प्ट इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं मजीद इसको सही करने लगा माजरत के साथ। हमारी जो टोटल इनकम होगी, हम क्या किया करेंगे, हमारी मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, अज्यूम कर लो 1 लाख रुपया, और जो मेरी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है वो है मेरे बच्चे 50,000 रुपया, लेस नहीं करना, दिखाना है 50,000 रुपया। मेरी जो टोटल इनकम होगी, अज्यूम कर लो टोटल इनकम कितनी आई मेरे बच्चे, 1.5 लाख रुपया। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम लेस कितनी होगी मेरे बच्चे, 50,000, उसको मैं दोबारा लेस कर दूंगा। हाँ, सिर्फ बता दो टैक्स वालों को, दिखा दो कि मैंने जरा से भी इतना कमाया है। ये मेरे बच्चे देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले जब इनकम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें 50,000 हमने दिखा दिया, ठीक है मेरे बच्चे। फिर हम क्या कर दिया करते हैं, उसको लेस भी कर दिया करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बता दो उनको कि ये मैंने कमाया है, लेकिन वो चार्जेबल टू टैक्स, जो टैक्सेबल इनकम होगी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। उसको क्या कर दोगे, पहले ऐड कर दो टोटल इनकम में दिखा के, साथ ही उसको क्या कर दो, लेस कर दो। याद रखोगे। तो कहता है कि पर्सन इनकम अंडर आल हेड्स ऑफ द इनकम, वो दिखा दो उसको, और प्लस पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर दैट टैक्स ईयर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, दिखा दो। टोटल इनकम में दिखा दो, लेकिन मेरे बच्चे इसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करना। एक दफा ऐड करके जब करेंगे इंशाल्लाह देख लेंगे, एक दफा ऐड कर दिया, उसके बाद साथ ही उसको लेस कर दिया, सिर्फ ताकि उनको पता चल जाए कि आप जरा से भी कुछ कमा रहे हो। जैसे कोविड का सामान था, अगर वो कहते थे कोविड का सामान आप बनाओ बेचो, ये एग्जेम्प्ट है टैक्स से, अज्यूम कर लो आप सैलरी भी कमा रहे हो, आप कैपिटल गेन से भी कमाया आपने, उसमें प्रॉपर्टी इनकम भी कमाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी आ गया। लेकिन जब बिजनेस था, वो आपका वो था जो आपने कोई इस तरह की मेडिसिन बना के या कोई इक्विपमेंट बना के बेच रहे थे कोविड के, वो क्या था, वो वैसे ही मेरे बच्चे एग्जाम था। सिर्फ हमने क्या करना था, उसको दिखाना था कि ये इनकम हमने कमाई है, लेकिन साथ ही उसको क्या कर देना, साथ लेस कर दिया कर। जब आएगा तो फिर देखेंगे, फिलहाल इसको ये पूछेगा नहीं आपसे, वैसे ही बता रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम का पता चल गया। टोटल इनकम में से क्या लेस करोगे। आज के बाद कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ टैक्सेबल इनकम क्या होगी, आपने बोलना है सर टोटल इनकम। हाँ ये देखो, उसने बोल दिया एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि वो साथ ही टोटल इनकम में से हमने क्या कर दिया करनी है, लेस कर दिया करनी है। तो उसमें से फिर मजीद क्या लेस करोगे, डिडक्टेबल अलाउंस। अगर तो कोई एग्जेम्प्ट इनकम हो, एक दफा ऐड की, साथ ही उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट वो यहाँ पे लिखी, मान लो कि हमारी यहाँ पे टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट क्या थी बोला, 1 लाख है। ये पहले आपने यहाँ पे क्या ले आए, 1 लाख रुपया, और लेस क्या करना है इसमें से, सिर्फ उसने जक़ात पे की है, बाकी 3 चीजें नहीं है, 10,000। तो मेरे बच्चे टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 90,000। वैसे अभी वैसे ही बस बताओ टैक्सेबल इनकम क्या होती है हमारा, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें तो क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम। कोई बंदा, और टैक्सेबल इनकम वो इनकम होगी जिसके ऊपर हमने टैक्स रेट लगाया करना है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। टोटल इनकम के ऊपर हमने टैक्स रेट नहीं लगा। याद रखोगे इस बात को। कहीं गलती से खुदा ना खासा कोई बंदा पूछे, अच्छा बताओ टैक्स रेट किस इनकम के ऊपर लगाओगे, आप कहेंगे रौड़े को नहीं, टोटल इनकम के ऊपर। तो मेरे बच्चे शर्माना है थोड़ा सा, और उसको फिर सही करना है, उसको कहना है कि सॉरी सर गलती होगी, किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम वो पूछेगा फिर क्या होती है वाला, टोटल इनकम में से जब हम लेस कर देते हैं डिडक्टेबल अलाउंस, तो उससे क्या निकलेगा, टैक्सेबल इनकम। और हर हेड में से जो लेस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिडक्शंस। मुश्किल बात तो नहीं अभी तक, ये बस थोड़ा सा ये था बीच में मेन, ये पढ़ने में बच्चे हैं पर्सन की डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि वो मेरी आदत है थोड़ी सी, मुझे खुद भी बड़ी दिक्कत होती है जब मैं बीच में से कोई चीज छड़वा दूँ। पता नहीं आप लोगों की साइकी क्या होती है। जब मैं पढ़ता था ना, मुझे ऐसा नहीं होता था कि एक चैप्टर आपका तो ये रुझान होता है ना, एक चैप्टर पहला पढ़ लिया आपने, कहा उसके बाद वो फलाना चैप्टर सौखा है वो कर लो, मुझसे ऐसे नहीं होता ये। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा सीखा अपने आप को, जब पढ़ाना शुरू किया कि चलें कहीं पे मजबूरी हो तो मैं जरा थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दूं। ये तो मेरी ऐसी आदत थी कि जो चीज़ है शुरू से आकर तक उसको वैसे ही तरतीब से रखो। इवन देन आई कैप का पेपर भी मैं पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक उसी तरतीब से करता। आप तो ढूंढते रहते हो ना कौन सा आता है कौन सा नहीं, मैं ये नहीं ढूंढता था, बस सवाल नंबर 1 लिखा और उसको लिखना शुरू कर दिया।
आप कहेंगे सर फिर कोई भी पास नहीं हुआ था? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फाइनल के भी पास किए, इंटर भी पास किया, तो बाकी नहीं दिए तो पास नहीं हुए। कोशिश की, टाइम ही नहीं था मेरे बच्चे। जब एक दो दफा फेल हुए छोड़ दिया भैया, गोली मारो, जब टाइम ही नहीं तो क्या जरूरत है। क्योंकि आई कैप किस्मत की बेस पे किसी को पास, वो कहेंगे राणा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे अपने काम में, हैं, इसको पास ही कर दो। तो मेरे बच्चे ऐसे आई कैप पास नहीं करते, उसके लिए टाइम चाहिए प्रॉपर। जब आप देखना, जब आर्टिकल्स कर रहे होंगे ना इंशाल्लाह, ड्यूरिंग आर्टिकल्स आपके पास मौका होगा पेपर को पास करने का। जब नौकरी करके सेठ के पास चले गए ना मेरे बच्चे, सेठ आपको मौका नहीं देगा। जिसने आपको पे करना ना, वो तो खून भी निचोड़ेगा मेरे बच्चे। आपको लग रहा है वो जाएगा, जाओ जाके पेपर पास करो, जब पेपर पास करके आगे आ जाओ और कहो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। वाह, यही होना है ना। एक क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, कम से कम फौरन ही सिर्फ एक पेपर रुका हो किसी बंदे का, बड़े दोस्त हैं, बड़ी देर नौकरी करते रहे, सिर्फ एक पेपर, एक आधा पेपर था, जैसे ही पास हुआ 1.5 से 2 लाख रुपया इंक्रीमेंट लगा उनका। खुद सोचो, मालिक बड़ा खुश हुआ होगा। क्या वो खाली एक पेपर पास करने से उसकी काबिलियत बड़ी बढ़ गई होगी? वो तो कई दफा से दे रहा था, है। तो अगले बंदे पे बर्डन बढ़ जाते हो आप। इसलिए उसकी कोशिश होती है ना ही क्वालिफाई करो यार, ऐसे ही चलो। जब भी आप प्रमोशन के लिए जाओगे कहेगा तू कौन सा क्वालिफाइड है। इसलिए क्या करना है, आर्टिकल्स के दौरान ही पास कर लेना मेरे बच्चे इंशाल्लाह। नहीं बेटा, जरा देखिएगा पर्सन, याद है पीछे हमने डिस्कस किया था, पर्सन किसको बोला था हमने? 3 तरह के लोगों को। अभी हम पढ़ के आए थे, लेकिन वो रेजिडेंट पर्सन के लिहाज से हम देख रहे थे। 3 तरह के लोगों को हमने देखा था, कंपनी, एओपी और, इसका मतलब वो तीनों भी क्या है, पर्सन है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे हम पर्सन की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो पर्सन किसको बोलता है। कहता है वी लर्न फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन दैट टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। ये तो हमें पता चल गया था सर, टैक्स जो हमने पे करना है, किसने पे करना है? पर्सन ने। और उसकी किस इनकम के ऊपर टैक्स होगा? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। एज पर सेक्शन जो भी है, फॉलोइंग आर रिलेटेड एज पर्सन। ये मेरे बच्चे क्या लिखा हुआ? ट्रीटेड एज पर्सन। कौन लोग हैं जो पर्सन ट्रीट होते हैं? पर्सन। अगर डेफिनेशन पूछे, इंडिविजुअल्स। उसके बाद कंपनी, एओपी। अच्छा देखो, अभी वो जो हमने रेजिडेंट स्टेटस पढ़ा था वो किनका पढ़ा था? बस इन 3 लोगों का, याद है? ये भी पर्सन और इन 3 का। इसमें बाकियों का हमने कोई रेजिडेंट स्टेटस नहीं पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, शायद बाकियों पे और भी होंगे, लेकिन बाकियों पे कोई रेजिडेंट का कोई रौला हो गई नहीं। पक्की बात है, इन्हीं का होगा, इन्हीं का था। वो हमने डिस्कस कर लिया, वो देख लेते हैं अभी। कह रहा कि इंडिविजुअल कंपनी, एओपी फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। ये यही यही इदारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे बने। याद है हमने पढ़ा था कंपनी के मामले में, कंपनी पाकिस्तान में बनी हो तो रेजिडेंट ही रहेगी, पाकिस्तान से बाहर बनी हो तो देखेंगे उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी टैक्स ईयर के अंदर होली पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है कि नहीं है। अगर वो बनी किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में कभी उसका मैनेजमेंट कंट्रोल होली शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो नॉन रेजिडेंट होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे कह रहे, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ए पब्लिक सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये भी क्या होती हैं? पर्सन ही होती हैं। और यार फिर हमने वहां पे डिस्कस किया था, गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट्स की बात करो ना फिलहाल तो। आपकी गवर्नमेंट क्या थी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट ही थी। उसने बोला था ये जो गवर्नमेंट है वो चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, वो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट होगी। लेकिन फिलहाल तो वो आपको पर्सन की डेफिनेशन बता रहा है, वो खाली आपकी गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा। वो कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, आपकी बाहर के मुल्कों की जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है? वो पर्सन ही है। लेकिन मुझे बताओ, किसी और मुल्क की गवर्नमेंट आपकी रेजिडेंट होगी? खुदा का खौफ करो, आपकी जब गवर्नमेंट पक्की पक्की आपकी रेजिडेंट है, तो बाकी मुल्कों की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन हो जाएगी, है। वो तो कभी भी नहीं होने देंगे भैया। हम जो गवर्नमेंट के जो बंदे थे उनको हम फॉरेन नहीं होने दे रहे थे, चाहे वो मुल्क से बाहर भी काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे मुल्कों की गवर्नमेंट हमेशा क्या रहती है? रेजिडेंट ही रहती है। लेकिन हम फिलहाल, मैं कह रहा हूँ, इसलिए वो जो रौला था जहां का था वहां पे हमने पढ़ लिया। बाकियों का कोई रौला ही नहीं, या तो कोई है ही रेजिडेंट या कोई है ही नॉन रेजिडेंट। उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जो था वो हमने पढ़ लिया, दिक्कत कोई नो बेटा। लेकिन पर्सन की जब डेफिनेशन पूछेगा, आपने ये बातें लिखनी है मादत के साथ कि फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसकी अगर कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन हो, यानी कि बात किसी मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड की होती है। जैसे अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड की गई है। यानी कि जो सिंध है वो पीपी का है, जो केपी के है वो इसका पीटीआई का है, जो पंजाब है वो नून लीग का है। इस तरह किसी फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीजन्स भी मजीद हो सकती हैं, वो भी हमारे लिए पर्सन ही कहलाएंगे। या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये इस तरह की जो यूनिसेफ है, कुछ इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमारे नज़दीक क्या होती है? पर्सन ही होती है। वर्ल्ड बैंक वगैरह इस तरह के, क्या कह रहे हो?
डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड डिफरेंट एंटिटीज, सो दीज आर डिफाइंड एज डिस्कस अंडर। लो भैया, डेफिनेशन उसने पर्सन की कंप्लीट कर दी। अब उसने कहा कि जब मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बता रहा था ना, इसमें कुछ इदारों के नाम इस्तेमाल हुए। अब मैं उस एक एक इदारे को आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आपने पीछे एओपी खाली लफ्ज पढ़ा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं, क्या वो पढ़ा था? आपने यहाँ पे पढ़ लिया कंपनी, क्या कंपनी आगे मजीद किसको बोलते हैं ये पता है? ये तो हमें नहीं पता। वो मेरे बच्चे आगे इन चीजों को मजीद डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर वो कहीं पेपर के अंदर आपको पूछ रहे पर्सन की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे उसको? इंडिविजुअल, कंपनीज, मुल्की हो, बाहर की हो, पर्सन पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट्स पाकिस्तानी हो, बाहर की हो, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी क्या है? ये पर्सन ही है। लेकिन यहीं पे जो कुछ अल्फाज हुए, अल्फाज यूज हुए, उनको आगे मजीद एक्सप्लेन करने जा रहा है। सबसे पहले एओपी। क्या ऊपर कहीं पे एओपी लफ्ज बोला कितना? अब इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर वो पेपर पे एओपी पूछ ले, वहां पे खाली पर्सन ना बताना शुरू कर देंगे कि इंडिविजुअल फलाना फलाना। एओपी में इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल को कभी भी एओपी नहीं बोलते। एओपी एक्चुअली देखा जाए हकीकत में होता कौन है? पार्टनर्स। तो क्या ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने कल जरा टाइम मिला वजह। एओपी अगर पेपर में पूछे, कहेगा इंक्लूड। याद है कल हमने डिस्कस किया था इंक्लूड, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो है ही है, जो दिमागों में आ रहा है ना तकरीबन वो भी हो सकता है। तो एओपी इंक्लूड ए फॉर्म। फर्म क्या है? वो जो हम पढ़ते थे, पार्टनरशिप फॉर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि मेरे बच्चे हिंदुओं के अंदर ये रिवाज है मोस्टली कि वो अपना फैमिली बिजनेस लेके चल रहे होते हैं। यानी कि खानदान जैसे जैसे बढ़ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना फैमिली बिजनेस लेके चल रहे होते हैं। यानी कि वहाँ पे फैमिली बिजनेस को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो खानदानी जो कारोबार लेकर कोई चल रहे हो, तो मेरे बच्चे वो भी हमारे नजदीक क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अच्छा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये आप में से कंपनी लॉ कौन कौन पढ़ रहा है बेटा? या पढ़ लिया हो या पढ़ रहा है? जो पढ़ रहे हैं ना, या जिन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे वहां पे अपने कंपनी लॉ के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका नाम होगा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट हम किसको, किस चीज के लिए लफ्ज बोलते हैं? हर वो चीज, या ये चीज ना लफ्ज बोलो, ये अजीब सी होगी, जो बचपन में चीज खाने जाते थे। हर वो इदारा जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको मेरे बच्चे लफ्ज बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और वो स्ट्रक्चर क्या है? उसके मालिक हो, मालिक उस इदारे को जब बनाए, वो इदारा खुद एक इंसान बन जाए, और वो इंसानों अपने वो इंसान अपने मालिकों से अलहदा हो, और उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल कुछ और इंसानों के पास चला जाए, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और उसके मालिकों की लायबिलिटी क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए। जहां पर भी ये वाली शक्ल होगी, जिस इदारे की भी ये वाली शक्ल होगी, मेरे बच्चे उसके लफ्ज बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये तो शक्ल आज भी हमने डिस्कस की थी, कंपनी में यही शक्ल होती है, जो बच्चे I2B पढ़ के आए। सर वहां पे तो यही शक्ल होती है। तो मेरे बच्चे कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन मेरे बच्चे कंपनी बड़ी एक लिमिटेड चीज है। अभी आज हम डेफिनेशन पढ़े थे, उसको कंपनी बोलेंगे जो कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो, या कंपनी लॉ में। लेकिन पाकिस्तान में बेतहाशा इदारे ऐसे हैं जो उनकी शक्ल ये है, लेकिन ना तो वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुए, ना ही कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुए। तो सर वो कौन से इदारे हैं भाई? आपके जितने भी बैंक हैं, ये बैंक कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुए, लेकिन उनकी शक्ल यही है। वो भी मालिक हैं उसके भी, वो इदारा खुद एक सेपरेट पर्सन है, और उसको चलाने के लिए कौन है? डायरेक्टर। और मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। इवन देन आपका आई कैप, उसकी भी शक्ल इसी तरह की है। आपका SCCP, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी मुदारबाज, यहाँ पे बेतहाशा हर वो इदारा जिसका अपना कंपनी एक्ट नहीं, जिसका अपना एक्ट या ऑर्डिनेंस है जो उसको बनाता है, अदर देन कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ, वो सारे क्या होते हैं? वो मेरे बच्चे कहलाते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो कानून की निगाह में इंसान है, सादा अल्फाज। और हमारे कंपनी लॉ में इसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। याद रखोगे इस बात को। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर ए फॉरेन लॉ, और कोई भी इदारा जो किसी गैर मुल्क की, देखो हमारे मुल्क के लॉ के मुताबिक जो इदारा बनेगा वो तो है ही एओपी, लेकिन कोई और मुल्क के लॉ के तहत भी कोई इदारा बना हो हमारे मुल्क में, हम उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? एओपी। बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। लेकिन कंपनी निकाल दी उसने, क्योंकि कंपनी को लहदा वो डिफाइन करेगा, उसको एओपी ना बोलो। कंपनी को क्या करेगा? वो लहदा। लेकिन कंपनी जैसे जो बाकी इदारे थे उसने एओपी में रखे हैं। देखना, ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन था, ये क्या था? वो बॉडी कॉर्पोरेट। अभी मैंने आपको बोला। और बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह के इदारे हुआ करेंगे, कल हम पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वैसे सुन ले।
बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह के इदारे होंगे। एक होगा जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए वो भी, और जो हमारे ही मुल्क में ये जो अभी 3-4 नाम मैंने बोले, ये जितने बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मुदारबाज हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एससीसीपी, नैब, आई कैप, एफबीआर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो भी है, ये सारे इदारे किसी खास कानून के तहत बनते हैं। ये कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी जैसे हैं, हम इनको कभी भी कंपनी नहीं बोलते। क्यों? ये कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, या जो मुल्क से बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही हो, हमारे लिए वो कंपनी नहीं होती। क्यों बोला? हमारे कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में बनी नहीं होती, इसलिए वो भी हमारे लिए क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये जरा थोड़ा सा इंशाल्लाह कल जब हम पढ़ेंगे ना, वो आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो। उसने कहा कि कंपनी को बीच में से निकाल दो, उसके अलावा कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, अनडिवाइडेड फैमिली हो, अनडिवाइडेड फैमिली, तो या फर्म, ये सारे किस में शामिल होंगे? एओपी में। यानी कि आज के बाद लफ्ज कोई एओपी बोले, अच्छा एओपी को डिफाइन करो, आप बोलोगे फर्म भी आ जाएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ जाएंगी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी आ जाएंगे, लेकिन कौन नहीं आएगा? कंपनी नहीं। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन, ये फर्म की डेफिनेशन। बी लॉ किसने पढ़ रखा है? बी लॉ जिसने नहीं पढ़ा वो भी हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के अंदर जाके उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे मेरे बच्चे। ये वहां पे हमने डेफिनेशन भरपूर अंदाज से पढ़नी है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। फर्म मीन द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। देखो, जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे? ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम होता है। फर्म मीन द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ये जो दोनों लोग इस ताल्लुक, इस रिलेशनशिप से आपस में जुड़े हैं, इनका मकसद क्या है? कि हम कोई बिजनेस चलाएंगे और उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको शेयर कर दिया जाए। और वो बिजनेस चलाएगा कौन? चाहे ये दोनों मिलकर चला लें, चाहे उनके बिहाफ पे कोई एक चला ले। जो बच्चे बी लॉ पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर यही बात बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अभी चाहे इसको वो रहने दे। ऐसा बच्चा जो जिसने ना बी लॉ पढ़ा हुआ ना भी पढ़ रहा, वो सिर्फ टेक्स्ट में ही आके उसने सीधा ही खुदा ना खासा टक्कर मारी टेक्स्ट को, कौन है वो? कोई नहीं है ना। इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें। याद है? ये याद हो कि फर्म क्या होती है? खाली फर्म पूछ लें, एक्टिव पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यार मैं काम की चीज की तरफ जा रहा हूँ, ये अभी काम की चीजें नहीं, ये पूछता नहीं पेपर के अंदर। पूछ सकता है। बोर्ड, बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि अभी तो आप कंपनी लॉ पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, और वहां पे बोर्ड का मतलब क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन आपके टेक्स्ट में जहां पे भी लफ्ज खाली बोर्ड लिखाएगा, उसका मतलब क्या होगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पहले नाम हुआ करता था SCBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसी को मेरे बच्चे चेंज हुआ, जो CBR का एक्ट था वो था 1924। और अब मेरे मेरे बच्चे इधर देखिएगा, अब जो FBR है वो किस एक्ट के तहत बना? 2007। अच्छा, FBR भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके भी मान लो कि बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर, उसके भी मेंबर हैं, और मेंबर्स और FBR दोनों सेपरेट हैं, और मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। लेकिन उसको हम कंपनी तो वो क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कंपनी क्यों नहीं बोला वाला उसको? वो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं, उसके लिए अपना एक्ट है, एक्ट 2007। नाम क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। जो इस तरह अपने अपने कवानीन के तहत बने हैं और उसके तहत चलाए जा रहे हैं, उनके लिए मेरे बच्चे लफ्ज कंपनी नहीं बोलते। कंपनी लॉ में पढ़ाया जा रहा हूँ, बोले मेरे लो बेटा। इससे पहले भी ना ये कंपनी यहाँ पे दो तरह की है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पहले पढ़ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन करना है हमने, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकी जो चीज़ें होंगी टाइम को बाद में रहेगी। ये अहम है, इंतहाई है। कंपनी दो तरह की होगी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। कंपनी लॉ के अंदर इंशाल्लाह कल हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे इन दो कंपनीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंपनी लॉ में प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं और पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं। अच्छा, वहां पे एक चीज होगी, वहां पे वो बोलेगा कंपनी लॉ के अंदर, कहेगा कि पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे? जो प्राइवेट ना हो। और फिर वो प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन करेगा, ये प्राइवेट कंपनी होती है। दोबारा सुनो, कंपनी लॉ के अंदर वो बोलेगा पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? जो प्राइवेट ना। डेफिनेशन शुरू हुई, खत्म। तो हमें किसको समझना पड़ता है वहां पे? प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी में 3 तरह की बातें बताएंगे जिससे हमें पता चलेगा अच्छा ये प्राइवेट है, इसके अलावा जो भी होगी वो क्या है? पब्लिक। टैक्स में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। टैक्स में कहेगा प्राइवेट कंपनी कौन सी है? कहेगा जो पब्लिक ना है वो प्राइवेट है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें समझना किसको पड़ेगा? पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी को उसने समझा दिया कि सिर्फ इसी कंपनी को पब्लिक बोलोगे, इसके अलावा कोई कंपनी पब्लिक नहीं। और ये बात आखिर तक हमारे काम आएगी, याद रखिएगा।
जब हम शेयर्स की बात करेंगे ना, जब शेयर्स की बात होगी, कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी के हैं या पब्लिक के हैं। पब्लिक के होंगे तो किसी और तरह से ट्रीट होंगे, प्राइवेट के होंगे तो किसी और तरह से ट्रीट होंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा वो कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है? इस डेफिनेशन से, या खुद बोल देगा। अच्छा, इवन देन किसी कंपनी के नाम के साथ लफ्ज पब्लिक कंपनी लिखे, इस बात की गारंटी नहीं है वो पब्लिक है। अभी हम ये सवाल करेंगे ना, अभी आपको पता चलेगा। एक कंपनी के नाम के साथ लफ्ज लिखेगा ये फलानी पब्लिक कंपनी है, लेकिन हकीकत में वो पब्लिक नहीं है। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? ये क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरे बच्चे? देखिएगा, एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहता है ऐसी कंपनी, मान लो कि उस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, टोटल शेयर कितने वाला? 1000। इस कंपनी के 1000 शेयर्स में से मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, और गवर्नमेंट चाहे मेरे बच्चे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम कितने शेयर्स हों इसके पास? 500। यानी कि सादा अल्फाज में 50% या मोर। 51% का होना जरूरी नहीं, ये याद रखिए। पूरे 50% शेयर किसी भी कंपनी के, सीएफई ये कंपनी है। अब आपने देखना है सर टैक्स के लिहाज से ये पब्लिक है या प्राइवेट है। मैं ये कहूंगा कि बेटा सीएफई के 50% शेयर पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो बताओ ये पब्लिक है या प्राइवेट है? आप कहेंगे सर पब्लिक है। निशानी क्या है कि इसके 50% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल। किसी भी कंपनी के, कोई भी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी की फिलहाल बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तानी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, फेडरल या प्रोविंशियल, वो हमेशा पब्लिक हो। और अगर किसी कंपनी के 49% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, वो प्राइवेट ही। क्या रखोगे इस बात को? नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चों, कहता है कि ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। एक ऐसी कंपनी जिसके जो 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट। आर फॉरेन कंपनी। और पहले तो यहां तक मेरे बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा लेते लेते रख के सुनिए, देखिएगा, और समझना भी आपने इसी तरह। कहता कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, हमारी प्रोविंशियल या फेडरल नहीं, बल्कि इसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है? चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी है, कोई भी कंपनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही हो, और उस कंपनी के मोर देन 50% या 50 या मोर देन 50% अगर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, किसी प्राइवेट बंदे के पास नहीं, गवर्नमेंट सऊदी, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया, या गवर्नमेंट कतर की गवर्नमेंट है, दुबई की गवर्नमेंट है, अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, अगर किसी कंपनी के पाकिस्तान में जो काम कर रही हो उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर किसी और मुल्क की गवर्नमेंट के पास भी हो, वो भी पब्लिक ही हो। याद रखोगे इस बात को। कोई भी कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, उसके 50% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, हम क्या बोलेंगे उसको? सादा अल्फाज में इन तीनों चीजों को उसको इकट्ठा कर देना चाहिए। कोई कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास हो या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, वो क्या होगी? वो पब्लिक ही हो। लेकिन मेरे बच्चे इससे जो अगला पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा समझने वाला, वो आर फॉरेन कंपनी ऑन बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। लेकिन हमने कहा कि देखो, अगर कोई हो ही कंपनी फॉरेन, फॉरेन कंपनी क्या है? ये कंपनी पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेन कंपनी है। अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है और उस फॉरेन कंपनी के 1000 शेयर्स हैं टोटल, इन 1000 शेयर्स में से 90% शेयर उसके फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, और ये कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हो, हमारे नजदीक ये क्या है? ये प्राइवेट। अभी मैं बताता हूं ये क्यों। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी हो, पाकिस्तान में काम कर रही हो, और वो ऑन बाय फॉरेन गवर्नमेंट भी हो, ऑन हो, यानी कि उसके 100% शेयर्स किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास, तो मेरे बच्चे वो पाकिस्तान में क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। दोबारा जरा थोड़ी सी चीजों को सही कीजिएगा। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है, उसके 50% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे फॉरेन, वो पाकिस्तान में क्या कहलाएगी? पब्लिक। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी हो और उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो हमारे नजदीक वो क्या है? वो प्राइवेट है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी हो, बस ये लाइन याद रखिएगा, बाकी लाइनों को गोली मारो। अगर कोई फॉरेन कंपनी हो, उसके 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो वो हमारे पाकिस्तान में क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। बस ये लाइन याद रखिए। फॉरेन कंपनी 100% शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास, फॉरेन कंपनी 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट हो। याद रखोगे इस बात को।
अल्फाज थोड़े से दोबारा देखिएगा मेरे बच्चे। कहता है कि ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक हो गया। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। हाँ, कोई गैर मुल्की कंपनी है वो पूरी की पूरी फॉरेन गवर्नमेंट की होगी तो तब हम उसको पब्लिक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अभी सवाल देखेंगे उसका पास पेपर के अंदर। एक कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज कह लो या लफ्ज खाली स्टॉक एक्सचेंज कह लो, एक ही बात है। स्टॉक एक्सचेंज का तो पता है ना, शेयर्स की मंडी, यही बोलते हैं ना, शेयर्स की मंडी में आज ये इतने सौदे हुए। सब्जी मंडी सुनी होगी, गल्ला मंडी सुनी होगी, उसी तरह शेयर्स की मंडी होती है, बिल्कुल उसी तरह। सब्जी मंडी, शेयर मंडी में आड़तीए बैठे होते हैं, वहां पे भी आड़तीए बैठे होते हैं, लेकिन उनके हमने मुकद्दस नाम रख रखे हैं, ब्रोकर्स हैं। उनकी दुकान होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज हाउस है। वहां पे आपको उनके पास, जैसे यहाँ पे अगर कोई सामान बेचना हो तो आड़तीए के पास जाके बेचो, मंडी में जाके अपनी लेडी लगा के देख सकते हैं, चपेटे पड़ेगी मेरे बच्चे। वहां पे वही बंदा सब्जी बेच सकता है, फल बेच सकता है जो उस मंडी का मेंबर है, उसके अलावा नहीं। बाकी लोग इर्द गिर्द लगा के खड़े होते हैं, मंडी में जाने की इजाजत नहीं आपको। तो इसी तरह शेयर्स की मंडी में वही बंदा जाके बेचेगा, अपनी कोई शेयर्स खरीदो फरोख्त करेगा जिसका वहां के आड़तीए के पास अकाउंट। खैर गोली मारो, बोलते उसको मंडी है। बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड साल में किसी भी लम्हे रही हो और साल के आखिर पर भी वो स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर लिस्टेड हो, अज्यूम कर लो एक कंपनी आखिरी दिन जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुई है और साल खत्म हो रहा है, हम देखेंगे ये कंपनी साल में रजिस्टर्ड हुई है, साल में हम कहेंगे हाँ इसी साल में रजिस्टर्ड हुई है। क्या आखिरी वक्त पर भी रजिस्टर्ड ही थी जब साल खत्म हुआ? हमने कहा कि रजिस्टर्ड ही थी। कितनी देर पहले हुई है हमें उससे कोई लेना देना। यानी कि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड हो और वो आखिरी दिन भी रजिस्टर्ड ही हो। ये ना हो एक कंपनी 11 महीने 29 दिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड रही, जब साल खत्म हुआ उसने अपने आप को वहां से डिलिस्ट कर लिया। इसका मतलब वो हमारे लिए पब्लिक कंपनी बनने के लिए किसी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड होना भी काफी होता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी हो और आखिरी दिन तक रजिस्टर्ड रही हो उस साल में, तब हम कहेंगे उस साल के आखिर पे वो क्या है, पब्लिक है। लेकिन अगर साल के आखिर पे जाके वो रजिस्टर्ड नहीं रही, चाहे बाकी 11 महीने 29 दिन वो रजिस्टर्ड रही, वो हमारे लिए पब्लिक। अल्फाज जरा देखिएगा। कहता है कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड व्हिच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। उस टैक्स ईयर में आखिरी दिन भी वो रजिस्टर्ड ही रही हो, लिस्टेड ही रही हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो तब वो क्या होगी, पब्लिक होगी। यूनिट हुज यूनिट्स आर वाइडली यूनिट ट्रस्ट जो होगा मेरे बच्चे वो भी पब्लिक कंपनी ही होगा। ये ट्रस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल डेफिनेशन उसकी पढ़ेंगे। लो बेटा जल्दी से सवाल करेंगे ना, फिर इसकी समझ आ जाएगी, जो भी आपने पढ़ा है ना उसकी समझ आ जाएगी। जरा देखिएगा, कहता है ब्रीफली स्टेट विद रीजन वेदर आर नॉट यू कंसीडर द बिलो मेंशन कंपनीज टू बी ए पब्लिक कंपनी फॉर अ टैक्स पर्पज। कहता है कि पीपीएल इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी? सर आगे बताओगे तो पता चलेगा, पब्लिक। अभी तो कंपनी ही है? हाँ ये कह लो ये रेजिडेंट है? जो कंपनी पाकिस्तान कंपनी एक 2017 में रजिस्टर्ड होगी वो हमेशा ही क्या होगी? हाँ, पब्लिक का तो रौला ही नहीं ना मेरे बच्चे, वो तो कुछ और देखना पड़ेगा जो अभी डेफिनेशन में देखा आपने। है देखिएगा, कहता है कि पीपीएल इज ए कंपनी, ये रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है, पाकिस्तान कंपनी एक्ट 2017 के तहत, एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी नहीं है। क्या मैं बोल दूं पब्लिक? अभी तक तो प्राइवेट चल रही है, याद रखोगे अभी तक। कहता कि 59% शेयर ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। यानी कि बीबीसी क्या है, एक फॉरेन कंपनी है। इस फॉरेन कंपनी ने क्या किया हुआ है, इस पाकिस्तानी कंपनी के कितने शेयर लिए हुए हैं? 59%। यूके किंगडम होल्ड्स 97% ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी लिमिटेड, और उस फॉरेन कंपनी के 90% शेयर्स किसके पास हैं? यूके गवर्नमेंट के पास। इन सारी बातों से यही पता चल रहा है ये कंपनी प्राइवेट ही। लेकिन अगर ये फॉरेन कंपनी होली ऑन्ड होती यूके गवर्नमेंट की, और फिर उस कंपनी के, फॉरेन कंपनी के, पाकिस्तान की इस कंपनी के पास कंपनी के मोर देन 50% या 50 या मोर देन 50% शेयर होते, ये पब्लिक बन जाते। लेकिन वो 97% है, 3% से बात रह गई। पता नहीं बात समझ आई, कल दोबारा इसको देख लेंगे डेफिनेशन को। कौन
ये लाइन जरा देखिए, एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। यानी कि अगर हमारे मुल्क में कोई कंपनी हो जिसके 50% शेयर फॉरेन कंपनी के पास, सॉरी 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 फॉरेन गवर्नमेंट, आर ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, और ये बात यहीं से शुरू हुई आगे भी फिर, या ये 50% शेयर किसके पास हो, फॉरेन कंपनी के पास, लेकिन वो फॉरेन कंपनी पूरी की पूरी ऑन कौन कर रही हो, फॉरेन गवर्नमेंट। ये फाजरा अब जरा थोड़े से इसको मिला के पढ़िएगा मेरे बच्चे। कहते हैं कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। हमारे मुल्क में एक कंपनी है, उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसके पास हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के पास या फॉरेन कंपनी के पास। लेकिन फॉरेन कंपनी के साथ एक और उसने बात ऐड कर दी, ये फॉरेन कंपनी 100% ओन्ड हो बाय फॉरेन गवर्नमेंट। इस तरह इनको पढ़ना है। एक कंपनी, हमारे मुल्क में कोई कंपनी है, उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक है। हमारे मुल्क की कोई कंपनी, उसमें 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास है, गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन कंपनी के पास है, और वो फॉरेन कंपनी किसी गैर मुल्क की गवर्नमेंट की मलकियत है पूरी की पूरी, वो भी पब्लिक है। याद रखोगे। अब यहां तक ये बात तो सही हो गई थी, यानी कि ये जो 59% शेयर पीपीएल के किसके पास थे, बीबीसी, और बीबीसी क्या थी, फॉरेन कंपनी। लेकिन अब इसको एक और रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़नी थी, अगर ये बीबीसी क्या होती, फॉरेन गवर्नमेंट ही होती कोई, फिर तो रौला यहीं पे खत्म हो जाता मेरे बच्चे। लेकिन उसने कहा कि ये बीबीसी एक कंपनी है, उसके पास और फॉरेन कंपनी 59% शेयर। लेकिन हमने कहा कि अगर ये फॉरेन कंपनी है तो फिर इसको एक और रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी पब्लिक बनने के लिए, पूरी की पूरी मलकियत हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट की। और हमने देखा पूरी की पूरी मलकियत है नहीं, वो तो सिर्फ यानी कि सिर्फ नहीं बल्कि सिर्फ 3% से रहेगी बात। ये मेरे बच्चे थोड़ी सी बात ये समझ आई, देख लेना यार, मेरी बच्चियों को मेरा ख्याल है कि देख बेटा आप। कहते हैं उसने फिलहाल तो लिखा नॉट लिस्टेड, अगर होता लिस्टेड ऑन स्टॉक चेन, खाली अगर ये ना बताया होता मजीद कि वो आखिरी दिन लिस्टेड नहीं रही, तो फिर भी पब्लिक थी। अगर वो ये बोल, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया शायद, अगर वो ये बोल दे कि आखिरी दिन भी लिस्टेड रही है, या वो कुछ ना बोले, तो हम यही समझेंगे आखिरी दिन भी लिस्टेड ही रही, वो पब्लिक ही है। लेकिन फिलहाल तो उसने बोला कि लिस्टेड नहीं है, या लिस्टेड थी, आखिरी दिन लिस्टेड नहीं रही, तो तब भी वो पब्लिक नहीं रही। ये थोड़ा सा बस दिमाग लड़ाना पड़ना है मेरे बच्चे, हल्का सा, कोई नहीं, हम लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह शुगर मेला लगा ही रखेंगे, ऐसा ऐसा करके कर लेंगे इंशाल्लाह मिलजुल के। देखो अल्लाह माफ करे, आप कोशिश करने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये फास्ट ट्रैक के अंदर कोशिश जरा थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से होती है, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस से जाएंगे, अल्लाह ताला आसानी करेगा। और ये जो सारा है ये एप्लीकेशन ही है, ये वाला एरिया। इसी तरह वो सवाल देगा, आपने मोस्टली अप्लाई करना है, लेकिन ये नहीं कि कोई थ्योरी नहीं पूछ सकता, लेकिन मोस्टली अप्लाई करवाता, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कुछ सौखे एरियाज भी हैं, अभी तक तो वो एरिया तो हमने पढ़ना भी नहीं शुरू किया, जो हमने कल रखा था कि खाली ये एरियाज कर लो तो शायद इंशाल्लाह पास होने के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करना पड़ेगा उसको। और उसके लिए मैं, जब ये छुट्टियों में जाओगे तो बेटी मेरी जानती हैं, उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, और होमवर्क क्या होगा, हमारे कुछ टैक्स के लेक्चर हैं इमरान शराज साहब के, पढ़ना हमने यहाँ पे पढ़ेंगे सेल टैक्स, लेकिन सेल टैक्स एक्ट आपने छुट्टियों के अंदर पूरा करके आना, सुन के आना है, कोई सवाल करो ना करो वो आपकी मर्जी। वो 10 दिन की छुट्टियां हैं, 10 दिन के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 25 से 26 लेक्चर है। स्पीड 1:30 2 पे रख के, सर जरा स्लो बोलते हैं, तो आपने उसको 1:30 2 पे रख के सिर्फ सुन के आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सवाल करने बैठ जाना, क्या ही कमाल होगा अगर कोई सवाल भी साथ कर लोगे, नहीं तो बैठो सुनो बस चुप करके क्या कह रहे हैं सर। क्या बोला, कौन सा एरिया, सेल टैक्स एरिया, देखेंगे आखिरी दिन में बात करेंगे इसमें। तो बेटा वापस आइएगा, मैं कह रहा हूँ वो अहम बहुत है ना, जब हम दोबारा पढ़ेंगे वो किसी हद तक कुछ रिवीजन हो, कुछ आपने बातें पहले भी आपको पता, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। और देखना कई बच्चे ऐसे होंगे इंशाल्लाह जिनका सेल टैक्स वहीं से हो जाएगा, और रौला उनका वैसे ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पूरे के पूरे लेक्चर लेकिन एक चीज थी, वो हमारा चैनल हैक हुआ है, लेकिन फिर भी वो वीडियोस अपलोड कर रहा है वो बंदा, आप वीडियो से ना देखिएगा, है वो गेम्स की वीडियो अपलोड करता है आप दूसरे तीसरे दिन, जिसने हैक किया हुआ, लेकिन उसमें जो लिस्ट पड़ी हुई है वो तो अभी भी पड़ी हुई है। ये ना हो कि वो क्या होती है, वो लड़ाई वाली गेम है, पबजी के अलावा एक दूसरी उसकी कंपेटिटर है, हाँ वो ये वाली गेम्स अपलोड करता है उसमें, कहीं बैठे वो देख रहे हो उसको।
चलिए खैर वापस आइए। नहीं बेटा, कहता कि एक्स वाई जी, अच्छा एक कंपनी है 100% ऑन्ड बाय फॉरेन कंपनी, क्या पब्लिक है कि नहीं? हाँ सर, खाली यहां तक तो काम नहीं बनेगा, अगली बात बतानी पड़ेगी, उस वो गवर्नमेंट की मलकियत है कि नहीं, तो फिर उससे पता चलेगा। याद रखोगे इस बात को। यानी कि फॉरेन कंपनी जब भी किसी कंपनी में शेयर ऑन कर रही होगी ना, वो खाली फॉरेन कंपनी का ऑन करने से वो कंपनी पब्लिक नहीं बन जाएगी। मजीद देखेंगे वो फॉरेन कंपनी किसी फॉरेन गवर्नमेंट की पूरी मलकियत है कि नहीं। अगर कोई यहाँ की गवर्नमेंट हो तो मेरे बच्चे वो 50% डायरेक्टली उसके शेयर्स हो। चले वापस आओ यार, मैं बार बार रिपीट कर करके मेरा दिमाग भी खराब हो गया। कहता है कि एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। ओहो, आगे करने की जरूरत ही कौन नहीं, रौला ही हो गया। कंपनी कौन सी है आगे आपको बताने की जरूरत, ऊपर क्या लिखा हुआ था कि मेंशन कंपनी टू बी पब्लिक कंपनी फॉर ए टैक्स पर्पस। ये पब्लिक कंपनी है कि नहीं, उसने खुद ही मेंशन कर दिया, रौला हो गया ना। ना मेरे बच्चे, इसलिए मैंने आपको बोला था भास्कर ऐसी बेशर्मी भी है, वो पेपर में लफ्ज बोला, ये पास पेपर है मान लो, उसने खुद कितनी बेशर्मी कर रखी है उसको। अब बच्चा तो कह देगा ना सर उसमें खुद ही लिखा हुआ था पब्लिक कंपनी, तो मैं क्यों उसको गलत कहूँ। अब जिसने पेपर बनाया उसको गलत कहना तो मुनासिब नहीं है। देखिएगा, कहते हैं एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। हाँ, ये कंपनी एक्ट 2017 के तहत पब्लिक है। हमने किसके तहत देखनी है? टैक्स पर्पसेस, इनकम टैक्स के लिहाज से आपने देखना है। हाँ, कंपनी एक्ट के लिहाज से वो क्या कह रहा है, ये क्या है, पब्लिक है। और कंपनी एक्ट की पब्लिक यहाँ पे पब्लिक नहीं चलेगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, whose shares were traded on the stock exchange from 1 अगस्त 2021 से until 30 जून 2022, सॉरी 29 जून, मैंने भी कहा कि ये कोई कमाल तो नहीं, पूरा ही कर देता टैक्स ईयर। अच्छा 29 जून 2022, ऑन विच डेट द कंपनी वाज डिलिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बताओ भाई पब्लिक है कि प्राइवेट? क्यों बोला सर? आखिरी रही थी वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट, लेकिन आखिरी दिन क्या होगी, डिलिस्ट होगी, तो ये मजीद पब्लिक प्राइवेट है। याद रखोगे इस बात को। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये क्या हुआ करता था, बड़ा सूबा सरहद, अब इसका नाम क्या है, केपी के। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपी के होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। बताओ भाई यहां तक पब्लिक ऐसे ही। ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी 2017, एबीसी लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। देखो उसने बोला कंपनी एक्ट के तहत वो पब्लिक है, और उसके 50% शेयर्स किसके पास है, केपी के गवर्नमेंट के पास। पब्लिक है कि नहीं? पब्लिक। गवर्नमेंट हो चाहे वो फॉरेन फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, और शेयर कितने होने, 50%। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ना भी लिस्ट हो, कोई फिक्र नहीं, हमारे नजदीक वो पब्लिक है टैक्स पर्पज के लिए। ऐसे ही था क्या? यही वैसे ही किया, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं थी, लेकिन 50% शेयर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थे, तो वो क्या है, पब्लिक है। अगर उसके गवर्नमेंट के पास 49% शेयर्स होते और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट ना होती तो प्राइवेट होती। अगर गवर्नमेंट के पास 49% शेयर्स होते और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आखिरी दिन लिस्ट होती तो पब्लिक होती। नहीं, उनमें से किसी भी क्राइटेरिया में, इस डेफिनेशन में से उसने और लिखा है, और हर जगह पे और जहां पे भी हो, यानी कि कोई कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे वो पब्लिक बन जाए। सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी, इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, एक कंपनी जिसके 50% शेयर्स ऑन बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, फॉरेन कंपनी हो, लेकिन मेरे बच्चे उसने आगे ऑन बाय फॉरेन गवर्नमेंट उसके साथ ही मिला दिया था, और नहीं लिखा था, वो उसका हिस्सा ही था। वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी है जिसके पास हमारी कंपनी के 50% शेयर्स हैं, वो मलकियत किसकी हो, फॉरेन गवर्नमेंट की पूरी को। तो बेटा आखिरी, BRR इज ए पब्लिक कंपनी, वाल है बेशर्मी है यार, लेकिन किसके तहत, कंपनी एक्ट 2017 के तहत। 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। लो भाई पब्लिक होगी, रौला ही मुक्का, आगे पढ़ने की जरूरत है। ओहो, 41 ठीक हो गया। इसका मतलब अभी तक क्या चल रही है, प्राइवेट। कहता है कि 50% बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी कंपनी के 50% शेयर किसके पास है,
और रौला मुक गया। अब क्या है, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर वैसे देखा जाए इससे आगे मजीद कुछ पढ़ने की जरूरत, क्योंकि अगर किसी कंपनी के 50% शेयर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट, हाँ अगर फॉरेन कंपनी हो फिर वो आगे ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो यहाँ तक कि और 9% इंडिविजुअल ग्रुप्स वी आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से, इस वजह से वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। कोई दिक्कत? तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मेरे बच्चों ने अच्छे तरीके से करके आनी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा। अभी थोड़ा सा आराम से चलेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जब ईद के बाद आओगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे। खा पी के आए होंगे, एनर्जी इंशाल्लाह हाई होगी आपकी। बकरे खत्म किए होंगे आप लोगों ने। अच्छा खाया क्या करो, ये याद रखो कि कम ना खाया करो, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। ए हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड। मैं जिम में जाता हूँ ना, वहाँ पे लिखे होते हैं। इसलिए क्या करो, वो भी अब 12-13 साल के बाद जाना शुरू किया है। मैं सिर्फ आपको बता रहा, मोटिवेट करने के लिए। बेटा इस तरह की एक्टिविटी, वहां पे एक और भी लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि या तो डिसिप्लिन बना के रखो, जो रूटीन है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके रखो, नहीं तो फिर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। वो तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी पड़ेगी। हालांकि डिसिप्लिन को मेंटेन रखना भी तकलीफ दे मामला है। बड़ी सारी चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे आप लोगों का स्टडी का पूरा शेड्यूल है, ऐसे ही है ना। उसको जब आप फॉलो करते हो आसान होता है। सबके शेड्यूल की बात कर रहे हो, इसका मतलब माशाल्लाह आप डिसिप्लिनरी हो ही नहीं किसी तरफ से भी। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।